हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 की सोशल साइंस के, जो कि हमें हमारे अतीत के बारे में बताती है, जिससे सीटेट में जूनियर व प्राइमरी दोनों ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने का एक अपना ही मेथड होता है, जिसमें हमें यह पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना। आज इस बुक में हम वही टॉपिक को हाईलाइट करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक में एकदम छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। अध्याय नंबर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ, ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन जब बात आती है कैसे की, तो बात आती है एक परमानेंट प्लेस की, जो कि हमें मैप के थ्रू समझ में आएगा अच्छे से। इसलिए आप अपने पास एक मैप लेकर बैठना, जो कि मैं मैप में बताऊंगी वो आप मैप में नोट करना। रसीदा का सवाल। रसीदा के मन में सवाल आता है कि कोई यह कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, उस समय लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे तथा किस तरह के घरों में रहते थे, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। चलिए मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाते हैं। हमें मानचित्र में नर्मदा नदी दी गई है। मैं साथ ही साथ आपको और पॉइंट्स भी बता देती हूँ जो कि हमें इसी बुक में पढ़ने हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पहाड़ियाँ, जो कि भारत को उत्तर भारत व दक्षिण भारत में डिवाइड करती हैं। उत्तर पश्चिम में सुलेमान की पहाड़ियाँ व गिरधर पहाड़ियाँ दी गई हैं। उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ दी गई हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। ये जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह क्या करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट का मतलब शिकार करना और कुशल संग्राहक का मतलब चीज़ों को कलेक्ट करना। पहला पॉइंट कुशल संग्राहक, सेकंड पॉइंट वे शिकार भी क्या करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और केथर पहाड़ियों का पता लगाओ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और केथर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ के लोगों ने सबसे पहले कृषि की। सेकंड पॉइंट, इन्होंने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। इसका मतलब कृषि का विकास जो हुआ वो गारो और विंध्य पहाड़ियों से स्टार्ट हुआ। यहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था। वे स्थान विंध्य के उत्तर में है। सबसे पहले कृषि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से हुई, लेकिन जो सबसे पहले चावल उगाया गया था और जो कृषि का विकास हुआ वो गारो और विंध्य की पहाड़ियों से हुआ। मानचित्र पर सिंधु तथा इसके सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब हम मानचित्र में नदियों को देखते हैं। यहाँ हमें सिंधु नदी दी गई है। सिंधु की सहायक नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं। उत्तर में हमें दी गई है गंगा नदी। गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। सबसे पहले नगरों का विकास सिंधु नदी के किनारे पर हुआ। गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु नदी के किनारे नगरों का विकास 4700 वर्ष पूर्व व गंगा नदी के किनारे नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। देखो, कोई भी विकास जब होता है तो विकास होने में टाइम लगता है। विकास एकदम नहीं हो जाता। जिस तरह सिंधु नदी के किनारे विकास 4700 वर्ष पूर्व व गंगा नदी के किनारे शहरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। आप देख सकते हो कि विकास होने में कितना टाइम का डिफरेंस है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। मगध किसे कहते हैं? गंगा और सोन नदी के आसपास का क्षेत्र मगध नाम से जाना जाता था। मगध को हम डिटेल में महाजनपद काल में पढ़ेंगे। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राजाओं की स्थापना की गई थी। अब हम देखते हैं उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है। दक्षिण एशिया
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, इन देशों को मिलाकर दक्षिण एशिया बोला जाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता, समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम भारतीय उपमहाद्वीप में रहते हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा, क्योंकि ईरानी और यूनानी लोग सा को हा कहते थे। इसलिए सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता है। भरत। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। मतलब भरत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, जिसे हम भारत कहते हैं। अतीत के बारे में जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। मतलब पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थीं। उस समय पेपर तो होता नहीं था, इसलिए ये लोग ताड़पत्रों व बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखते थे, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है। इतिहास को जानने के कुछ अन्य स्रोत भी मिलते हैं, जैसे कि लिखित साक्ष्य, जो कि महाभारत, कविता तथा नाटक भी हैं। इसमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग क्या करते थे? साधारण बोलचाल की भाषा थी प्राकृत भाषा। इतिहास को जानने का एक सबसे अच्छा स्रोत हमें अभिलेख मिलते हैं। अभिलेख प्रायः पत्थर तथा धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखे जाते थे। इन अभिलेखों में उल्लेखित शासकों के आदेश, प्रशंसा, शब्दावली एवं कार्यों का वर्णन मिलता है। यह पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। यह अभिलेख अशोक द्वारा लिखवाया गया था, जो कि यूनानी और अरामिक नामक लिपि और भाषा में है। प्राचीन समय में इस तरह के पात्र व सिक्कों का प्रयोग होता था। आइए जानते हैं तिथियों का मतलब। तिथियों की गणना हम किस प्रकार से करते हैं? टाइम को समझने के लिए हम ईसा मसीह के जन्म को मेन मानते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम ईस्वी कहते हैं, व ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को हम ईसा पूर्व कहते हैं। ईस्वी मतलब AD एनो डोमिनी। ईसा पूर्व मतलब BC बिफोर क्राइस्ट। AD को हम CE भी कहते हैं, कॉमन एरा। BC को हम BCE भी कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। NCERT की इस बुक में हमने 2000 वर्ष को बेस माना है। मतलब अगर हमें कोई भी डेट दी गई होती है तो उसमें 2000 वर्ष ऐड होते हैं। इसका मतलब जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि ऋग्वैदिक काल की रचना 3500 वर्ष पूर्व की गई। इस 3500 वर्ष में हमें 2000 AD ऐड होते हैं व 1500 ईसा पूर्व ऐड हैं, तभी ही हमें टोटल 3500 वर्ष दिए गए हैं। आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, वहीं दिया गया है जो कि मैंने भी आपको समझाया। यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई हैं जो कि हमें बताती है कि उस समय मिस्र में किस तरह की लिपि का प्रयोग होता था। लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी के आसपास के लोग आखेट व संग्राहक थे। मगध। मगध सबसे पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियाँ। गारो पहाड़ियाँ के आसपास आरंभिक कृषि की गई थी, जो कि चावल की थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। सिंधु नदी के आसपास सबसे पहले नगरों का विकास हुआ। गंगा घाटी। गंगा घाटी के आसपास 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। यहाँ पर हमें कुछ तिथियाँ दी गई हैं जो कि आप पढ़ लेना। आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।